सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। अभी कल ही की बात है कि हम आप तक एक कार्यक्रम लेकर के आए जिसमें हमने आपको ये बताया कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इमरजेंसी के 50 वर्ष हो जाने के अवसर को एक मौके की तरह चुना कि कैसे ये बताया जाए कि संविधान बदल देना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनका यह कहना था कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द शुरुआत से संविधान में नहीं थे और इमरजेंसी के दौरान उनको ऐड किया गया। अब ऐसी स्थिति में आज की डेट में इसको नहीं रहना चाहिए और एक बहस होनी चाहिए। ये एक संयोग था या एक प्रयोग, अकेले में कही गई बात थी या पीछे कुछ डिजाइन था? क्योंकि इसके एकदम बाद अब 2 यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों की तरफ से बिल्कुल इसी तरीके की बात कही जाने लगी। शिवराज सिंह चौहान ये तक कह गए कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं ही नहीं। तो इसको और इन बयानों को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये बस एक दूसरे से तुम मुझे पंथ कहो मैं तुम्हें निराला, ये वैसी वाली कहानी है, या ये एक बड़ा प्रयोग है जिसकी तरफ आरएसएस और बीजेपी फिर बढ़ रही है? और क्या ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाने की पहल नहीं, संविधान बदलने की एक बार फिर से पहल है, जिसके बारे में चर्चा 2024 में भी लोकसभा के दौरान हमने होते हुए देखी थी? ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो दत्तात्रेय होसबोले का बयान मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर में आपको हम सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो लेटेस्ट बयान आया है आप वो जानिए। ये है शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बनारस गए थे और बनारस में उन्होंने ये बोला कि हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये ऐसे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये भारत की संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। अब हवाला उन्होंने भी वही दिया। उन्होंने बोला कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हमारे प्रीएम्बल में ऐड कर दिया गया था संविधान के, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे और गहन चर्चा के बाद ये पाया गया था कि इन दोनों शब्दों को उसमें ना डाला जाए। और जब डाला गया सन 76 में, उस समय इमरजेंसी लागू थी, यानी कि ना संसद की ज़रूरत, ना कोर्ट की ज़रूरत, ना प्रेस में क्रिटिसिज्म, और इस तरीके से आपने पास कर लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को भी 50 साल हो गए और उसमें 11 वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार के भी हो गए हैं। तो आज 11 मतलब 50 में से 11 साल तो आपके भी बीते। उन 11 साल में आज इस पर दोबारा से चर्चा करने का मतलब, और वो भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स का चर्चा करना, ये क्या मायने रखता है? इसके मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? क्या इस दिशा में सोचा जा रहा है? क्या इस बारे में एक ध्यान आकर्षित किया जा रहा है? सबसे पहली चीज़ तो ये जाननी ज़रूरी है, जैसे कि हमने आपको ये बताया, कि ये बात सही है या गलत है संविधान में इसको ऐड करने की। तो संविधान में ये शब्द ऐड हुए, अब ये संविधान से बाहर निकालने की इन दोनों शब्दों की बात हो रही है। लेकिन क्या ये गाड़ी यहीं रुकेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ प्रीएम्बल बदलने की बात है, या जैसे 2024 में हमने सुना था कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर 400 पार आ जाएगा, ये उस दिशा में हो रही बात है? आपको ये भी बता दें कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बोला कि सारे जो सही सोचते हैं लोग वो होसबोले जी के शब्दों से अग्री करेंगे, और संविधान इमरजेंसी के दौरान बदला गया था, इस वजह से उसके कोई मायने नहीं होने चाहिए। अब लौटते हैं होसबोले जी ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बयान सुनाता हूं। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के।
तो वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेकुलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेकुलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो ये बयान सुना आपने, दत्तात्रेय होसबोले जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोला, उस कार्यक्रम में नितिन गडकरी थे, यानी कि 3 यूनियन मिनिस्टर्स हामी भर रहे हैं, और हामी भरते हुए एक ने ना बोलते हुए मंच पर रह करके, और 2 लोग तो खुलेआम एकदम समर्थन में आ गए। क्या ये एक संयोग है या एक प्रयोग है? संयोग इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में नहीं होते। थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं और आपको एक और बयान बताते हैं जिस पर हम कार्यक्रम लेकर के आए थे। शिवराज जी हैं, जो कि केरल भारतीय जनता पार्टी इकाई में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होल्ड करते हैं, और उनका ये कहना था कि भारत का तिरंगा बदल जाना चाहिए और भगवा रंग हो जाना चाहिए देश का झंडा, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जगह भगवा हो जाए। ये उन्होंने बात कही। अब इस तरीके की बातें अगर हो रही हैं, और वो भी हफ्ते भर में हो रही हैं, एक चाहता है कि तिरंगा हट करके भगवा हो जाए, एक ने बोला कि संविधान बदल जाए, एक कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इस देश की संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, एक कह रहा है कि जो होसबोले जी ने कहा वो एकदम सही कहा। इन सारी चीज़ों को समझा किस तरीके से जाए, और इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। भाग नंबर 1, इज द बीजेपी टेस्टिंग पॉलिटिकल वाटर्स अगेन? कोर आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं वो। क्या आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से 2 ही चीज़ें हो सकती हैं? या तो ये है कि आप जिन चीज़ों में रोज़मर्रा की राजनीति में आपको लगा कि भाई क्या अब इस सब बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको बैक बर्नर पे वो चला गया, तो जल्दी से, ताकि वो कंप्लीटली बैक बर्नर पर ना चला जाए, उसको ज़रा बीच बीच में आंच तेज़ करते रहो और इसके आगे कुछ मत करो, ताकि जो आपके कोर आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग हैं उनको ये लगे कि ये मुद्दा छोड़ नहीं दिया है। क्या मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, इमरजेंसी का मौका इस्तेमाल करके और इस चीज़ के बारे में बात करना, और इसके आगे आप कुछ करेंगे नहीं? एक बयान अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से भी आ गया है, जिसमें वो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि संविधान बदला नहीं जा सकता, खास तौर से जो प्रियम्बल है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सन 76 में बदला गया। तो समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अब जो बदलाव का प्रस्ताव हो रहा है वो उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध। आइए सुनते हैं उनका बयान। When we have Amrit Kal, when we have 75th commemoration of adoption of Indian Constitution, we have 75th year of our Republic also, that is started on 26th January 1950. These are propitious times for all of us to engage in discourse, dialogue, debate upon the essence and spirit of the Indian Constitution, a document that defines our democracy. I need to reflect, friends, on some issues that need to agitate public minds, catalyze national discourse, so that we get much needed corrective path. It is much needed, I emphasize. The preamble of any constitution is its soul. The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India. And friends, except Bharat, nobody's constitution's preamble has undergone change.
And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, adding words socialist, secular and integrity. लेकिन इतनी जरा सी चीज पर विपक्ष को एक मुद्दा दे देना और विपक्ष को एक पूरी तरीके से एक हैंडल दे देना, ये अपने आप में एक कोरी रणनीति तो नहीं हो सकती। अब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़कर आंखों में आंसू आ गए और ये संघी भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। एक नोट है जिसमें वो कहते हैं कि ये संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें एक लाइन है जो कहती है, द पार्टी शैल bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of socialism, secularism and democracy, and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India। यानी कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म श्रीनिवास बीवी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने संविधान में भी लिखा हुआ है, तो फिर क्या हटाने की बात हो रही है। अब राहुल गांधी की तरफ से भी प्रक्रिया आई है जिसमें वो कहते हैं कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, विपक्ष के जितने दल हैं वो सब मुड़ करके आज यही बात बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, वो 50 साल पहले ये दोनों शब्द ऐड ज़रूर किए गए थे, लेकिन इनका इतिहास देश से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का ये सिर्फ वो 50 साल पुराना नहीं है जब संविधान के प्रीएम्बल में इनको ऐड कर लिया गया। ये देश की इथॉस हैं और आप इनको हटा देंगे तो आप देश विरोधी काम करेंगे। ये आप जानते हैं, ये बात विपक्ष की तरफ से वक्त वक्त पर होती आई है कि इसको आप संविधान के संशोधन की तरह मत दीजिए। देखिए, देश की जो सोच है उसके तरीके से देखिए, ऐसे प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी विपक्ष को इस तरीके का हैंडल ही दे दे? तो क्या ये सिर्फ एक प्रयास है कि अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो संघ से निकल करके आती है, संघ की सोच से निकल करके आती है, उसको साधने के लिए, कि आप ये ना समझें कि हमने आपकी आइडियोलॉजी और आपका एक मुद्दा छोड़ दिया कहीं, एक तो वो बात हो सकती है। देखिए, जहाँ तक आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले के द्वारा जो सजेशन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो इमरजेंसी के दौरान इंसर्ट किए गए थे। इसका मेरा मानना है कि बिहार के इलेक्शन में आरएसएस के लिए कोई बहुत और बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा ये पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में हम इसको नहीं देखते हैं। इनफैक्ट इसको अगर आप बिहार को समझने की कोशिश कीजिएगा तो एक तरह से ये सेल्फ गोल होगा। बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है और बिहार में उस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन बीजेपी आज तक सफल नहीं हो पाई है करने में, और इसका फायदा मेरी जहाँ तक समझ है महागठबंधन के द्वारा उठाया जा सकता है, जो 2024 के लोकसभा कैंपेन में जिस तरह का हो और कैंपेन कांग्रेस के द्वारा किया गया था इसी मुद्दे को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की साजिश है, और अगर 350 सीट मोदी को मिलता है तो बीजेपी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा और दलित और ट्राइबल्स के अधिकारों का हनन हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और उससे एक भय का वातावरण कमजोर वर्ग के लोगों में क्रिएट हुआ था और उसका फायदा अपोजिशन को मिला था। मेरा मानना है कि उसी तरह का कुछ सीन बिहार में रिपीट हो सकता है, जिस तरह से प्रॉम्प्टली अपोजिशन ने एग्जैक्टली वही नैरेटिव रेज किया है। 2024 में आप जानते हैं जब इसी तरीके की संविधान बदलने की बात की गई और दुनिया जहां की बात की गई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सीटें कम हो गई। अगला बड़ा चुनाव बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए बिहार का है। बिहार एक इस तरीके की भूमि है जहां पर संविधान बदलना और इससे जुड़े हुए जितने एंसिलरी मुद्दे हैं वो सारे बहुत बड़े चुनावी मुद्दे बन सकते हैं और वो किसी भी तरफ जा सकते हैं।
तो क्या विपक्ष इन मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ भून सकता है? क्या उसको लोगों तक पहुंचा सकता है कि देखो फिर ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये बदल देंगे अगर आ जाएंगे? एक फर्क है, आप संविधान कब बदल पाएंगे? आप तब बदल पाएंगे जब आप केंद्र में 2/3 बहुमत से हैं। ये चुनाव राज्य का है, यानी कि अगर यहां पर विपक्ष ने ये बात बोली कि ये देखो संविधान बदल देंगे, तो इमोटिव इशू जरूर वो बन जाएगा, लेकिन इतना भी लोगों को मालूम है कि एक विधानसभा का चुनाव जीत करके आप संविधान नहीं बदल सकते, और उस तरीके की बहुमत तो अभी केंद्र में भी नहीं है केंद्र सरकार की। उनको सबसे पहले तो एनडीए के साथियों की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा नॉन इंडिया गठबंधन साथियों की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा ताकि 2/3 नंबर हो जाए। वो 2/3 नंबर तो अभी है नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बिहार में इसका इंपैक्ट क्या होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे के लिए क्या अब ये चर्चा फिर से आम हो जाएगी इन द रन अप टू 2029? मैं उतना आगे तक लेकर के जा रहा हूं कि आज ये प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, कल ये संविधान बदल देने की बात करेंगे, और अगला नंबर आरक्षण हटा देने का होगा। क्यों बोल रहे हैं ये? 2024 का चुनाव याद कीजिए कि किस तरीके से आरक्षण को लेकर के जब एक डर सामने प्रस्तुत किया, और उसके बाद वो डर बीजेपी कहती रह गई इतना तगड़ा इकोसिस्टम लेकर के कि ये भ्रम खड़ा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, कोई आरक्षण नहीं जा रहा। लेकिन फिर बीजेपी के ही कुछ एमपीज और फॉर्मर एमपीज के बयान जब संविधान बदल देने के आ रहे थे, और विपक्ष का कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ पकड़ के कैंपेन करने का एक असर दिखा। जीत नहीं पाई विपक्ष, लेकिन बीजेपी का 400 पार भी नहीं हुआ, संख्या कम हो गई। तो क्या ये चीज और ये नैरेटिव दोबारा से बन सकता है इन द रन अप टू 2029 कि ये देखो फिर उसी चीज को ट्राई करने पर निकल पड़े हैं, जिसमें आज ये बात कर रहे हैं प्रीएम्बल की, कल बात करेंगे पूरे संविधान की, और परसों तो आपका रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। जब आरएसएस की सीनियोरिटी में नंबर 2 पर आने वाले लीडर ये बात करते हैं कि भारत के संविधान के प्रीएम्बल में से सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड्स निकाल देने चाहिए संशोधन करके, तो मैं समझता हूं चर्चा का विषय ही नहीं, ये चिंता का विषय भी है। इसमें कोई शक नहीं कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ, उसमें ये प्रीएम्बल में ये 2 शब्द नहीं थे, ना सोशलिस्ट था ना सेकुलर था। और ये इमरजेंसी दौरान मिसेस गांधी ने जो 42nd अमेंडमेंट की, उसके जरिए ये इंट्रोड्यूस किए गए। जनता सरकार आई, उन्होंने ये शब्द 44वीं संशोधन के जरिए निकाले नहीं। बात यह है कि ये शब्द चाहे संशोधन करके डाले हों या निकालने की बात हो, भारत के संविधान के जो बेसिक फीचर है सेकुलरिज्म का कि सभी मजहब मिल्लत को यकसां तस्लीम करना है, उससे कोई इनकारी कर नहीं सकता। अब निकाल लो, पहले भी नहीं थे तो क्या फर्क पड़ेगा, संविधान तो वही है, उसके प्रावधान वही हैं। लेकिन ये क्यों हुआ, ये सोचने की बात है, अब क्यों किया गया। लेकिन बजाय इसके एक पैरेलल नैरेटिव हम कर रहे हैं सेट कि जी हमें तो सेकुलर वर्ड निकालना चाहिए। सो मैं समझता हूं कि ये आरएसएस का जो ओवरऑल हिंदुत्व का एजेंडा है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के हो जरिए, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ट्रिपल तलाक के जरिए, जो ये सारा है एक तरह का माइनॉरिटीज को अंडर प्रेशर रखना, खासतौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज को रखना है। क्या भारत के संविधान में सेकुलर वर्ड निकालना चाहिए? आज प्रीएम्बल से निकालेंगे, कल को सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी करेंगे। सो ये मैं समझता हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा, चिंता और चर्चा दोनों का विषय है। राजनीतिक रूप से बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारी चीजें किस तरीके से पैन आउट करती हैं। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।